नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और मैं हूं आपके साथ सुमित। भारतीय बाजारों में आज जरूर प्रेशर है। शुरुआत से ही अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के कमजोर संकेत और संकेतों के बीच में दबाव, निचले स्तरों से स्लाइटली अपटिक्स जरूर इंडेक्स में देखने को मिले। यानी कह सकते हैं आप निफ्टी में करीब 70-75 अंकों के आसपास का अपमूव जरूर आया है, लेकिन फिर भी एक डीप कट के साथ इंडेक्स कामकाज कर रहा है। 1% की बिकवाली है निफ्टी में। करीब 1% ही निफ्टी बैंक भी नीचे निफ्टी सेंसेक्स भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी बैंक 1.5% नीचे है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप आपकी स्क्रीन पर आएगा कि वहां पर एटलीस्ट इंडेक्स के कंपैरिजन में उतनी ज्यादा गिरावट नहीं है। मिड कैप इंडेक्स करीब 1% नीचे और स्मॉल कैप इंडेक्स तो इनफैक्ट 0.5% नीचे भी कामकाज कर रहा है। तो कैश मार्केट के शेयरों में बिकवाली है ऑब्वियसली, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी फ्रंट लाइन इंडेक्स में या फिर मेन इंडेक्स के अंदर देखने को मिली। इसलिए एडवांस डिक्लाइन की स्थिति में 1800 शेयर गिरावट में और 1000 शेयरों में तेज़ी देखने को मिली। थोड़ी देर पहले ये स्थिति और ख़राब थी जब करीब 700 शेयर बिकवाली के साथ तेज़ी के साथ कामकाज कर रहे थे और रफली 2000 से ऊपर के शेयर बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे थे। तो वहाँ से स्थिति सुधरी है, लेकिन फिर भी इंडेक्स के अंदर अभी प्रेशर है। ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर प्रेशर देखने को मिल रहा है। बातचीत करेंगे। इस हफ्ते हम आखिरी दिन है तो हमारे साथ इस पूरे हफ्ते मौजूद रही हैं स्वाति, हमारे साथ मौजूद हैं पंकज और इसके अलावा अमित त्रिवेदी। इन तीनों से हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी, इनकी इंडिविजुअल कॉल्स भी जानेंगे, लेकिन पहले इनकी जो रिटर्न्स है वो आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। रिटर्न्स के अंदर एक भारी फेरबदल इस पूरे हफ्ते के दौरान होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सो फार पंकज लीड कर रहे हैं 8.5% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ। 7.5% के रिटर्न के साथ स्वाति भी कामकाज करता है। स्वाति का पोर्टफोलियो और अमित का पोर्टफोलियो भी एटलीस्ट 7.25% के रिटर्न के साथ सो फार कामकाज कर रहा है। तो एक नेक टू नेक फाइट है और देखना है कि लास्ट आवर तक आते आते आज कौन विजेता बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, लेकिन सो फार पंकज जो है वो लीड कर रहे हैं। पंकज नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स को लेकर आपका व्यू एक बार चाहूंगा, क्योंकि बाजार में आज बिकवाली आई और अनएक्सपेक्टेड फॉल था। ये कि कल एक्सटेंड हुई थी बिकवाली, वो आज तेज बिकवाली के साथ शुरुआत हुई। तो कैसे रीड कर रहे हो आप नंबर्स को? क्या इन लेवल्स पे वापस लॉन्ग जाया जाए? लास्ट सेशन है, कोई शॉर्ट लेके जाएगा या नहीं जाएगा? सो क्या कैसे करें मार्केट को? गुड मॉर्निंग सुमित जी, गुड मॉर्निंग ऑल। जैसे कि बैंक निफ्टी के अंदर सिर्फ कल यूएस मार्केट का जो सिलिकॉन वैली बैंक फाइनेंशियल्स है वो अकेला 60% टूटने के कारण एंटायर स्पेस के अंदर थोड़ी सी बिकवाली देखने मिली है। और जैसे कि मैंने कल भी बोला था कि 41,460 की लेवल अगर कन्विंसिंगली तोड़ देगा, जिसके चांसेस कल ही ज्यादा थे और कल कन्विंसिंगली तोड़ भी दिया था, तो वो फॉलो ऑन सेलिंग प्रेशर देखने मिला है। इसलिए मैं पूरे हफ्ते सारे जो ट्रेड्स लिए पूरे इंट्राडे पर्सपेक्टिव से लिए हुए थे। अभी भी मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर निफ्टी के अंदर बैंक निफ्टी से ज्यादा प्रेशर रहेगा। मैं फ्रंटलाइन स्टॉक्स के अंदर सेलिंग प्रेफर करूंगा, बट गेम के हिसाब से अगर कुछ करना है तो मैं स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग की तरफ देखूंगा। तो फ्रंट लाइन इंडेक्स में बिकवाली करी जाएगी और अगर आप गेम के हिसाब से देख रहे हैं तो यहाँ पर शायद खरीदारी ही की जाए और वो भी स्टॉक स्पेसिफिक। तो ये बात बिल्कुल सही है कि मार्केट पिक एंड चूज करने का है। आराम से अपने स्टॉक्स को आप पिक करिए, उसके हिसाब से ही यहाँ पे कॉल लीजिएगा। फ्रंट एंड इंडेक्स को एटलीस्ट आप मत देखिएगा। शुरुआत करते हैं पोर्टफोलियोज के साथ और लेते हैं कॉल एक एक करके। सबसे पहले एक बार पंकज का ही पोर्टफोलियो लेकर आए। करीब 8-8.5% का रिटर्न है। एक विनिंग पोर्टफोलियो उनकी तरफ से है। तो कौन कौन सी कॉल्स उन्होंने दी थी और कौन कौन सी कॉल्स के अंदर क्या फेरबदल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं? पंकज की कॉल के अंदर जो ऑलरेडी वो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो से उसमें मिड कैप स्मॉल कैप को उन्होंने चुना था, तो इसमें गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स और राइट्स 2 कॉल, और उन्होंने ये बात खुद ही मेंशन करी है कि वो इंट्राडे के लिए कॉल्स चुन रहे हैं। तो इंट्राडे में उन्होंने प्रॉफिट्स को बुक कर लिया। 2 कॉल का स्कोप है। पंकज आपकी तरफ से पहली कॉल। जी सर, मेरी तरफ से पहली कॉल जो है वो एनबीसीसी के ऊपर होगी। एनबीसीसी अभी 37.90-38 के करीब करीब रेट चल रहा है, तो उसका 36 का स्टॉप लॉस रहेगा और 42 का टारगेट के लिए हम इसको खेलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंटली इसके अंदर एक अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट देखने मिला हुआ है, तो ये रैली आने वाले समय के अंदर भी एक्सटेंड हो सकती है। मुझे लगता है कि आज इंट्राडे के अंदर कम से कम 3 से 4% इसके अंदर इजी गोइंग मिलनी चाहिए। तो एनबीसीसी इज माय फर्स्ट पिक। 3 से 4% जी। एनबीसीसी पहली पिक, 42 रुपए का टारगेट, 3 से 4% की यहाँ पर अपसाइड खुलते हुए देख रहे हैं पंकज। उनको लगता है कि 36 का एक स्टॉप लॉस लेके आप लॉन्ग साइड पे जा सकते हैं, 42 का एक टारगेट यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। ये पहली कॉल पंकज की तरफ से आते हुए आपको दिखाई पड़ रही है। स्वाति का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आएगा। स्वाति ने भी अपने पोर्टफोलियोज में मेजरली लॉन्ग साइड की पोजीशन ही रखी हुई हैं और मिड कैप स्मॉल कैप पे ही उनका भी फोकस रहा है और करीब 7-7.5%। तो 2 में से एक जेंसार उनकी पोजीशन ओपन है 305 के टारगेट्स के लिए, लेकिन पीसीबीएल ग्रैन्यूल्स में अपने प्रॉफिट्स को बुक कर चुकी हैं। एक में से एग्जिट कर गए, एक में प्रॉफिट को बुक कर लिया। तो एक कॉल का स्कोप स्वाति के पास बचता है। स्वाति बताइए आपकी तरफ से इकलौती कॉल कौन सी होगी आज?
ये सभी के लिए मैं बाय कॉल ही देना चाहूंगी मिड कैप सेंटर में से। वैरोको इंजीनियरिंग करंटली 258 के आसपास चल रहा है। ये काउंटर काफी स्ट्रांगली प्लेस्ड है। आज हम लोग ने इंट्राडे डेप्थ देखा था 252 के आसपास है, वहां से काफी एक अच्छी सुमित जी पुल बैक रैली हमें नजर आई है। वो आज का अगर डेटा भी अगर देखो तो ओपन लो ऑलमोस्ट सेम है, वहां से जो स्ट्रेंथ उसने इंटैक्ट रखी है अभी भी बरकरार है। मुझे लगता है ये एक बार 50 डीएमए के ऊपर वापस ये पुल बैक रैली वहां तक नजर आ सकती है। 280 के लेवल्स तक। तो करंट लेवल पे पैरा इंजीनियरिंग बाय कीजिएगा, 252 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा और 280 टारगेट। 280 का टारगेट, 252 का एक स्टॉप लॉस। लॉन्ग साइड पे आप जाएंगे वेरॉक इंजीनियरिंग, ये एक नाम जो कि स्वाति की तरफ से ऐड होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अमित का पोर्टफोलियो भी आपकी स्क्रीन पे आता हुआ दिखाई पड़ेगा। कल अमित ने सेल कॉल्स भी इनिशिएट की थी अपनी एक, और उनका मानना था कि मार्केट में शायद डाउन साइड खुलेगा, और वो सेल कॉल काम भी कर गई। इंडस टावर जहां पर उन्होंने अपने प्रॉफिट्स को बुक किया, 150 का टारगेट था, 161 का एक स्टॉप लॉस। तो अब अमित के पास भी 2 कॉल का स्कोप है। अमित, आपकी तरफ से पहली कॉल। जी, दो कॉल्स में इनिशिएट करूंगा, दोनों बाय साइड पे रहेगी। इनफैक्ट फर्स्ट जो है वो इंजीनियर्स इंडिया है। इंजीनियर्स इंडिया के स्ट्रक्चर की बात करें, रिसेंटली काफी एक अच्छी रिकवरी देखने मिली थी ऑन कंपैरेटिवली हायर वॉल्यूम्स, और मुझे लग रहा है कि 76 77 के जो लेवल्स है वो कंसिस्टेंटली होल्ड कर रहा है। तो अपसाइड प्रोजेक्शन उसके और खुल रहे हैं टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 88। सो करंट मार्केट प्राइस पे 79 के आसपास बाय कर सकते हैं इंजीनियर्स इंडिया। 77 का इनफैक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और अपसाइड टारगेट जो मैं देख रहा हूँ 86 तक देख रहा हूँ। 86 के टारगेट्स के लिए आप इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को लॉन्ग कर सकते हैं। 77 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करेंगे। बाय साइड पे पहली कॉल अमित की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ रही है। पंकज, आपकी तरफ से दूसरी कॉल। सुमित जी, मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, मार्केट के अंदर कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर दिखेगा तो मैं सेकंड हाफ में एडिशन करने की देखूंगा। मैं मेजोरिटीली जो देखूं तो बैंकिंग साइड में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर, अगर 40,500 टूटेगा तो मैं कुछ सेल साइड पिक प्रेफर करूंगा। आप सेल साइड पे प्रेफर करेंगे, ये आपने बोला? ये सेल साइड प्रेफर करूंगा। अगर 40,500 अगर बैंक निफ्टी तोड़ेगा तो मेरे रडार में 2 स्टॉक्स है जिसको मैं सेलिंग की तरफ देखूंगा। चलिए, तो 40,500 टूटा तो 2 स्टॉक सेल साइड पर बैंकिंग में, जो कि आपको पंकज बता रहे हैं। अमित जी, आपकी तरफ से दूसरी कॉल आप अभी देंगे? जी बिल्कुल, अभी दूंगा। तो सेकंड जो स्टॉक है वो पीएनसी इंफ्रा है बेसिकली। सो पीएनसी इंफ्रा में क्या है, लास्ट मंथ के हाई में से ऑलमोस्ट 23% का करेक्शन देखने मिला था, और उसके बाद एक रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट बोल सकते हैं स्टॉक में एक देखने मिल रहा है। 290 के लेवल से आज वो अच्छे से होल्ड कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि अपसाइड पोटेंशियल इस स्टॉक में है 320 तक। सो करंट मार्केट प्राइस 296 पे बाय कर सकते हैं, 320 का टारगेट रहेगा, और जो स्टॉप लॉस जो बन रहा है उसका 285 का। 285 का एक स्टॉप लॉस, और लॉन्ग साइड पर पीएनसी इंफ्रा में आपको जाने की सलाह है। 2004 करोड़ के 2 ऑर्डर के लिए भी कंपनी L1 बिडर के तौर पर सामने आई है। ये भी खबर इस कंपनी से जुड़ी हुई है। 320 रुपए के टारगेट्स के लिए आप पीएनसी इंफ्रा को भी लॉन्ग साइड पर देख सकते हो। 285 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हो। आगे भी अपने तीनों खिलाड़ियों से बातचीत करेंगे, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट अपडेट, जहां पे लाइसेंस फीस के बाद लाइसेंस फी पर डिफॉल्ट करने के बाद अब वोडाफोन आइडिया किश्तों में सरकार को रकम चुका रही है। सूत्रों के मुताबिक कंपनी ने सरकार को 20% रकम और चुकाई है, और बाकी फीस चुकाने के लिए वक्त मांगा है। इस पर और अधिक जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ असीम मनचंदा मौजूद भी हैं। तो असीम, ये अपडेट्स जो वोडाफोन की तरफ से आ रहे हैं, जो शायद इंडस टावर के ऊपर भी इम्पैक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहां पर भी प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो क्या ये पेमेंट का डिले, कितना इम्पैक्ट, क्या डिले के लिए इन्हें अवधि मिलेगी, क्या है पूरा डिटेल? देखिए, हमने अपने दर्शकों को बताया था कि जो वोडाफोन आइडिया है उसने लाइसेंस फीस पर डिफॉल्ट कर दिया है। उसने मात्र 10% 78 करोड़ रुपए लाइसेंस फीस चुकाई है, और सरकार ने उसको शोकॉज नोटिस भेजा था। उसके बाद कंपनी ने सरकार को कहा कि हम इंस्टॉलमेंट में पैसा चुकाएंगे। जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, कंपनी ने एक इंस्टॉलमेंट सरकार को दे दी है। कंपनी ने करीबन 20% के आसपास रकम सरकार को दी है। कंपनी ने 151 करोड़ रुपए लाइसेंस फीस और 27 करोड़ रुपए स्पेक्ट्रम चार्ज के तौर पर सरकार को चुकाया। बाकी की रकम चुकाने के लिए कंपनी ने सरकार से और वक्त मांगा। तो कंपनी की मुसीबतें यहाँ पर खत्म नहीं हो रही है, क्योंकि कंपनी को अभी भी 550 करोड़ रुपए चुकाने हैं। साथ ही साथ जो चौथी तिमाही है उसकी लाइसेंस फीस भी ड्यू है, जो कि कंपनी को मार्च के एंड तक चुकानी, 25 मार्च तक चुकानी है। तो करीबन कंपनी को 1350 करोड़ रुपए चुकाने हैं। अभी फिलहाल कंपनी के पास ये फंड चुकाने के लिए कोई पैसा नहीं है। कंपनी की कई बैंकों से बातचीत जारी है, कई इन्वेस्टमेंट फंड से बातचीत जारी है,
लेकिन अभी तक कंपनी के पास कोई भी कंक्रीट प्लान निकल करके सामने नहीं आया। अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं एटीएस की, एटीसी की, तो एटीएस ने भी अपने करीबन 3,500 करोड़ रुपए का इम्पेयरमेंट चार्ज अपने रिजल्ट्स में बता दिया है। उसने इसको राइट ऑफ कर दिया कुल मिलाकर के। तो अपने एटीसी ने अपने रिजल्ट्स में ये जानकारी दी है, तो इसका असर सीधे सीधे एक नेगेटिव इंडस टावर के ऊपर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडस क्या करीबन करीबन 7,800 करोड़ रुपया वोडाफोन आइडिया की तरफ से बकाया, वहां पर भी इंडस टावर को अभी कोई पेमेंट मिलने का कोई प्लान अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। तो उसको पे ऊपर भी एक इम्पैक्ट वोडाफोन आइडिया की इस नॉन पेमेंट का पड़ सकता है। 1300 करोड़ रुपए के आसपास के भुगतान की जरूरत है और अभी फिलहाल पूंजी नहीं है, तो यहाँ पे अवधि मांगी गई है और ये कंपनी के लिए क्राइसिस जैसी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। तो ये तमाम इम्पैक्ट जो है वोडाफोन आइडिया के ऊपर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया असीम, ये तमाम अपडेट हमें देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। मार्केट्स के ऊपर एक बार फिर से नजर डालें कि गिरावट थोड़ी सी गहराई 17,404 के आसपास के जोन्स निफ्टी ने भी कुछ देर पहले देखे हैं। 174 175 अंकों की गिरावट यहाँ देखने को मिले। मिड कैप इंडेक्स में गिरावट थोड़ी और एक्सटेंड हुई है। जो एक पुल बैक था या मिड कैप में थोड़ा सा एक मूव आया था, वो वापस इसको धकेला नीचे की तरफ। अब करीब करीब 30,658 के जोन्स में मिड कैप इंडेक्स कामकाज कर रहा है। 290 अंकों का फॉल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वहाँ पर गिरावट थोड़ी कम है कंपेरेटिवली बाकी इंडिसीज के। स्वाति, एक व्यू आपका ही मार्केट्स पे चाहेंगे, क्या करना चाहिए बाजार में भी? जो सिचुएशन सिनेरियो देख रहे हो, इस हिसाब से कहाँ पर आप सपोर्ट लेता हो देख रहे हो निफ्टी को? जी सुमित जी, निफ्टी अभी काफी स्ट्रगल कर रही है 200 डीएमए के आसपास, जो कि अराउंड 17,420 430 के आसपास है। आज का क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, वीकली क्लोजिंग भी है। अगर ये 440-30 के ऊपर क्लोज रहती है तो हम लोग एक उम्मीद रख सकते हैं कल पुल बैक रैली हमें कंटिन्यूड होते हुए नजर आएगी। इफ नॉट तो व्यू लिटिल बिट कॉशियस ही है करंट लेवल्स पे, क्योंकि बैंक निफ्टी कोई मेजर पुल बैक रैली नजर नहीं दे रही है कंपेयर टू निफ्टी की। अगर हम बात करें तो अगर बैंक निफ्टी में ऐसे ही सेलिंग प्रेशर बरकरार रहा आज की क्लोजिंग डे तक, तो मुझे लगता है निफ्टी एक बार वापस रीटेस्ट कर सकती है 17,250 के लेवल्स जो हम लोग ने लास्ट मंथ इनिशियल फेज में देखे थे। तो ओवरऑल व्यू कॉशियस है, बट मैं कहूंगी कि स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है, तो एक बार निफ्टी को नीचे के लेवल टच करने दीजिए, सपोर्ट अच्छा खासा फॉर्मेशन बनाने दीजिए, देन वी कैन ट्रेंड चेंजिंग का हम लोग गेम तब खेल सकते हैं। एट द करंट लेवल्स व्यू लिटिल बिट कॉशियस है। ऊपर के साइड में 17,700 के लेवल जब तक वो ब्रेकआउट नहीं देती है, वहां पर सस्टेन नहीं होते हैं, तब तक ट्रेंड मेरा कॉशियस ही रहेगा, सेलिंग प्रेशर में ही मार्केट रहेगा। ये छोटे छोटे पुल बैक बट हम लोग को देखने मिल सकते हैं एंड विच कैन बी प्लेड फॉर द ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव आल्सो, बट ओवरऑल व्यू इज डेफिनेटली कॉशियस। कॉशियस व्यू है, लेकिन हाँ ये बात भी है कि छोटे छोटे व्यूज, छोटे छोटे पुल बैक्स जो हैं उनको आप प्ले कर सकते हैं। पुल बैक की बात हो रही है तो आप पुल बैक को ध्यान रखिएगा, लेकिन छोटे छोटे मूव ही रहेंगे ये। लेकिन ओवरऑल जो स्टांस है वो कॉशियस ही मार्केट पे अभी बरकरार है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और हमारे साथ यतिन भी मौजूद होंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे टाटा टेक के आईपीओ को लेकर और टाटा मोटर्स पे इसका कैसा इंप्लीकेशन है, इन सब पे बातचीत करते हैं छोटे ब्रेक के उस पार। पर वन मार्केट्स के ऊपर पहले एक बार नजर डाल लीजिए कि जो स्थिति दिख रही है इंडेक्स के लिहाज से, उसमें करीब करीब 17,424 425 के जोन्स में कामकाज, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप एटलीस्ट पहले कंपैरिजन में थोड़ा सा बेटर साइड पे दिखाई पड़ रहे हैं। एक खबर अजंता फार्मा के भी कुछ देर पहले आपने देखी थी, स्पेशली कंपनी के ओएफएस को लेके यहाँ पर एक न्यूज़ आते हुए दिखाई पड़ रही है, जहाँ पे कंपनी का बायबैक, माफ कीजिएगा, बायबैक आ रहा है कंपनी का, और बायबैक जो है वो 1425 रुपये पर शेयर के दाम पर बायबैक करेगी कंपनी। 315 करोड़ रुपए के बायबैक को अप्रूवल आता हुआ दिखाई पड़ा है। स्टॉक में रिएक्शन एक स्पाइक आया था, स्पाइक के बाद मोरलेस कंपनी का स्टॉक फ्लैटिश टोन पे ही सोफार कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन 1425 रुपये के दाम पर, यानी करीब करीब मौजूदा दाम से रफली 200 रुपया प्रीमियम पर, 10 से 11% प्रीमियम के ऊपर ये बायबैक होगा और बायबैक पर करीब 325 करोड़ रुपये, 315 करोड़ रुपये के आसपास से खर्चने की कंपनी की योजना भी है। स्टॉक में बहुत रिएक्शन नहीं, स्पाइक और स्पाइक के बाद आधा % नीचे स्टॉक कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक और अपडेट जहां पर 19 साल बाद टाटा ग्रुप की किसी भी कंपनियों का आईपीओ लेकर आ रहा है और टाटा मोटर्स की सब्सिडियरी टाटा टेक्नोलॉजीज ने आईपीओ के लिए सेबी को अर्जी दे दी है। आईपीओ की डिटेल्स और वैल्यूएशन पर और जानकारी के लिए यतिन हमारे साथ मौजूद भी हैं। तो यतिन, एक तो बड़ा आईपीओ करीब करीब 19 साल बाद, 2 डिकेड के बाद टाटा समूह की तरफ से आईपीओ आ रहा है, और दूसरा जो ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज़ हैं वो ये भी कह रहे हैं कि टाटा मोटर स्पेस का करीब करीब 40 से 50 रुपये तक का शायद इम्प्लीकेशन आता हुआ दिखाई पड़े। क्या डिटेल है आपके पास? सही है सुमित, जैसे कि आपने कहा, बहुत सालों बाद टाटा ग्रुप की कंपनी का आईपीओ आ सकता है। ऑब्वियसली टाटा प्ले यानी टाटा स्काई के बाद अब टाटा टेक्नोलॉजीज ने भी रेगुलेटर के साथ आरएचपी
फाइल करने की जो प्रोसेस है वो शुरू कर दी है। तो इसका मतलब ये है बहुत जल्द आपको शायद इस कंपनी का आईपीओ आता हुआ दिखाई दे। टाटा टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो लगभग 74% से थोड़ा ज़्यादा टाटा मोटर्स की इसके अंदर ओनरशिप है। टाटा मोटर्स की एक ये इकाई है। और अगर हम बात करें तो आईपीओ की वैल्यूएशन लगभग 15 से 20 हज़ार करोड़ रुपए तक आकी जा रही है। मोतीलाल ओसवाल के हिसाब से ये 25 से 45 रुपए तक की एसओटीपी वैल्यूएशन में इसका एडिशन होगा। ऑब्वियसली वैल्यूएशन का बेंचमार्क जो है एक बार तय होने के बाद ही आपको पता चलेगा कि टाटा मोटर्स को एग्जैक्टली इस इकाई की आईपीओ से कितना फायदा होगा, क्योंकि ये अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी है। टाटा टेक्नोलॉजीज की बात करें तो ER&D सेगमेंट की ये ग्लोबल लीडर है। नंबर 1 पोजीशन पे ये डोमेस्टिक मार्केट में है। ER&D का मतलब ये होता है कि इंजीनियरिंग, रिसर्च और डेवलपमेंट जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को लगती है या मोबिलिटी इंडस्ट्री को लगती है, उसके लिए कंपनी जोरों शोरों से कामकाज करती है। थोड़े दिनों पहले इन्होंने एयरबस के साथ एक स्ट्रेटेजिक सप्लाई एग्रीमेंट टाई अप किया है। टाटा मोटर्स से भी लगभग इनको 35% तक का रेवेन्यू आता है। तो लगभग 1/3 से थोड़ा ज़्यादा रेवेन्यू आपको टाटा मोटर्स से आता हुआ दिखाई पड़ता है टाटा टेक्नोलॉजीज़ के लिए। और अगर हम टाटा टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो जो ऑटो कंपनीज में ईवीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी इलेक्ट्रिफिकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन है, कार डिज़ाइनिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इन सभी चीज़ों में टाटा टेक्नोलॉजीज़ मदद करती है। और कहीं ना कहीं ग्लोबल लेवल पे ऐसी कंपनियां को बहुत ही अच्छा वैल्यूएशन भी मिलता है और ये बिजनेस भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल रखता है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाएगा कि टाटा मोटर्स अपना स्टेक कैसे मोनेटाइज करता है और टाटा टेक्नोलॉजीज क्या वैल्यूएशन पे अपने आईपीओ को लाती है। तो वैल्यूएशन पार्ट क्रूशियल रहेगा। अगस्त 2004 के बाद ये आईपीओ आने जा रहा है किसी भी टाटा सामूहिक कंपनी का, जब टीसीएस का आईपीओ आया था और उसके बाद अब ये आईपीओ आता हुआ दिखाई पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया यतिन, तमाम डिटेल्स हमें देने के लिए और समझाने के लिए किस तरह की इंप्लीकेशंस रहेंगी इसकी। एक बार तीनों खिलाड़ियों का रिटर्न आपकी स्क्रीन पर आएगा, जहां पर सो फार जो शुरुआत हुई थी तो पंकज के रिटर्न के साथ हुई थी, जहां पर लीड कर रहे हैं, लेकिन अभी तीनों खिलाड़ियों का पोर्टफोलियो रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पे। पंकज ने एनबीसीसी में एक कॉल दी है करीब 42 रुपए के टारगेट्स के लिए, 36 का एक स्टॉप लॉस है। दूसरी कॉल के लिए वो वेट करेंगे और बैंक्स में सेल साइड पर वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं। एनबीसीसी सो फार कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करा, लेकिन देखते हैं सेकंड हाफ में कैसा मार्केट में मूव लेता है। इसके अलावा जो 2 कॉल स्वाति की तरफ से एक कॉल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चल रही है, जेंसार वेरॉक को उन्होंने ऐड किया है 280 रुपए के टारगेट्स के लिए, 252 का एक स्टॉप लॉस है। कंट्रीब्यूशन वाइज आपकी स्क्रीन पे इन दोनों ही कॉल्स की तरफ से कंट्रीब्यूशन आता हुआ दिखाई पड़ेगा, जहां पर मेजरली जो कंट्रीब्यूशन है वो वेरॉक की तरफ से 3% के आसपास पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। हालांकि जेंसार उतना ही कंट्रीब्यूशन कम कर रहा है स्वाति के पोर्टफोलियो के अंदर। अमित का पोर्टफोलियो भी आपकी स्क्रीन पर होगा, जहां पे EIL और PNC इंफ्रा में न्यूज़ फ्लोज भी है। 320 रुपए के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जा सकते हैं और EIL 88 रुपए के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जा सकते हैं कि यहाँ पर 77 का स्टॉप लॉस रखेंगे। कंट्रीब्यूशन वाइज EIL करीब 1% का कंट्रीब्यूशन और PNC इंफ्रा फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर कंट्रीब्यूट करता हुआ। तीनों ही खिलाड़ियों का रिटर्न आपकी स्क्रीन पर, जहाँ पर प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से अमित 9.5% के पोर्टफोलियो के अमित के रिटर्न के साथ लीड करता हुआ, पंकज का 8.5% का रिटर्न और स्वाति का पोर्टफोलियो करीब 7.5% का पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। तो अब जो फेरबदल है वो कुछ इस तरह से हुआ कि अमित का पोर्टफोलियो सो फार लीड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्रूशियल मैच है, तीनों ही खिलाड़ी का रिटर्न नेक टू नेक चल रहा है। देखते हैं कि लास्ट आवर तक आते आते किसके पोर्टफोलियो में बड़ा बदलाव होगा। और अभी भी एक कॉल का स्कोप जो है वो पंकज के पास है, वो सेकेंड हाफ में दे सकते हैं। आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया, पंकज आपका भी, स्वाति आपका भी, अमित आपका भी, हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, सभी शेयरों पर बातचीत करने के लिए, सभी कॉल्स पर चर्चा करने के लिए। इसी के साथ अब खिलाड़ी नंबर 1 को समेटेंगे। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार कमोडिटीज मार्केट के अपडेट।